हेलो एवरीवन, एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैथ्स का ये है पार्ट 56। 24 तक पिछले वीडियो में हो गए थे। उसके बाद 25th क्वेश्चन है, अ मैन एक आदमी 61 किलोमीटर तक की दूरी 9 घंटे में तय करता है और वह पार्टली ट्रेवल करता है बाइसिकल से। मतलब इस दूरी का कुछ हिस्सा वह साइकिल से तय करता है इतने की स्पीड से और बाकी बची हुई दूरी को फुट से मतलब पैदल तय करता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें डिस्टेंस बतानी है बाइसिकल वाली कि साइकिल से उसने कितनी दूरी तय की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, पहला तो x मान कर सकते हैं बेसिक से, या फिर हम बिना x माने भी एक कंसेप्ट से कर सकते हैं। 61 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है वो 9 घंटे में और इस दूरी को वो दो हिस्सों में कंप्लीट करता है, पैदल चलकर और दूसरा साइकिल से चलकर। इस वाले कंसेप्ट से तभी करेंगे हम जब क्वेश्चन में कुल दूरी दी गई हो और इसी दूरी को दो पार्ट में कंप्लीट किया जा रहा हो अलग अलग स्पीड से। तो इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब वह आदमी पैदल यात्रा करता है तो कितने की स्पीड से जाता है? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और साइकिल से जाता है तो 9 की स्पीड से। लेकिन इस 9 को हम 9 नहीं लिखेंगे, 4 को कॉमन करके लिखेंगे। मतलब इस 9 की जगह पर हम 4 + 5 लिख सकते हैं। एक ही बात है, 4 + 5 9 ही होता है। तो इसमें पैदल और साइकिल में जो स्पीड का कॉमन पार्ट है, चाल का कॉमन पार्ट है, वो हम अलग कर लेंगे, 4 और 4। तो सबसे पहले हम 4 की स्पीड से तय की गई दूरी निकालेंगे। अगर वह आदमी 4 की स्पीड से 9 घंटे तक की दूरी तय करेगा, 9 घंटे तक जाएगा 4 की स्पीड से, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा? 9 × 4 36 किलोमीटर तक। ये स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और ये है टाइम 9 घंटे। 4 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा 9 घंटे तक, तो 36 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेगा और टोटल थी 61। 61 में से 36 कंप्लीट हो गई है, तो अब बची कितनी? 11 में से 6 5 और 5 में से 3 2, 25 किलोमीटर तक अब बचा है। तो अब ये बचा हुआ 25 किलोमीटर वो जाएगा साइकिल से, मतलब 5 की स्पीड से। तो कितना टाइम लग जाएगा? दूरी डिवाइड स्पीड, और साइकिल की स्पीड कितनी है? 5। क्योंकि टाइम हम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बाय स्पीड करके, दूरी बटे चाल से। तो इससे साइकिल का टाइम हमें मालूम चल जाएगा। 5 से इसको कैंसिल करेंगे 5 बार, 5 घंटे तक। मतलब 5 घंटे तक गया होगा वो साइकिल से। 9 घंटे में से 5 घंटे वो साइकिल से गया, तो बाकी बचे हुए 4 घंटे किससे गया होगा? पैदल। तो हमें दोनों का टाइम मिल गया, 4 घंटे गया होगा पैदल से और 5 घंटे गया होगा साइकिल से। बस अब हमें दूरी निकालनी है साइकिल की, और दूरी कैसे निकाल सकते हैं? टाइम में चाल का मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि दूरी हम कैसे निकालते हैं? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम का इंटू चाल में स्पीड में। हमें साइकिल की दूरी निकालनी है, तो साइकिल का टाइम कितना है? 5 घंटे तक, 5 इंटू, और साइकिल की स्पीड कितनी है? 9। 5 × 9 45, 45 किलोमीटर तक जाएगा वो साइकिल से। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। और अगर पैदल का पूछता, पैदल में टाइम लग रहा है 4 घंटे का और पैदल में स्पीड कितनी है? 4 की, तो पैदल गया होगा वो 16 किलोमीटर तक। या फिर इस क्वेश्चन को बेसिक से भी कर सकते हैं। 61 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है 9 घंटे में। तो इसमें दो तरीके हैं, या तो हम दोनों बार की दूरी निकालकर 61 के बराबर लिख दें, या फिर हम दोनों बार का टाइम निकालकर 9 के बराबर में लिख दें, मतलब दोनों को प्लस कर करके। हम इसमें दोनों बार की दूरी निकालकर 61 के बराबर लिखेंगे प्लस करके। कुल दूरी को तय करने के लिए उसने कुछ हिस्सा पैदल तय किया होगा और कुछ हिस्सा उसने साइकिल से तय किया होगा, और कुल मिलाकर उसने 61 किलोमीटर तक की दूरी तय की होगी। डी मतलब डिस्टेंस, पैदल में तय की गई दूरी और ये साइकिल में तय की गई दूरी, जो कि बराबर होगी 61 के। अब हम पैदल में तय की गई दूरी निकालेंगे। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी या डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर दें। इसमें हमें पैदल और साइकिल की चाल तो मालूम है, स्पीड की 4 से और 9 से जा रहा है, लेकिन हमें टाइम नहीं मालूम कि कौन कितने घंटे के लिए कितनी दूरी करता है। तो हम मान लेते हैं उसे कि साइकिल से जाने में x घंटे लगते हैं, तो पैदल में कितना हो जाएगा? कुल 9 घंटे में से x घंटे वो साइकिल से जाता है, तो पैदल कितना जाता होगा? 9 - x घंटे।
अब इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस या दूरी निकाल सकते हैं। पैदल के लिए दूरी निकालेंगे, चाल और समय का मल्टीप्लाई करेंगे। पैदल की चाल या स्पीड कितनी है 4, और टाइम कि कितने घंटे तक वो जा रहा है 9 - x घंटे तक, प्लस साइकिल की दूरी। साइकिल की दूरी कैसे निकालेंगे, स्पीड और टाइम। साइकिल की स्पीड या चाल कितनी है 9, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम का, साइकिल से x घंटे के लिए जाता है तो इंटू x इक्वल टू हो जाएगा 61। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 9 में 36 माइनस 4 इंटू एक्स, माइनस के 4x हो जाएंगे प्लस ये 9x इक्वल टू 61। 9 में से 4 माइनस करेंगे 5x बचेगा, और इस 36 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 61 में से, तो ये हो जाएगा 11 में से 6 5 और 5 में से 3 2। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 बार डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल टू 5 मिल जाएगा। और x क्या था, साइकिल में लिया गया समय, मतलब साइकिल से वो 5 घंटे तक जाता है, और पैदल कितना 9 - x मतलब 9 - 5 4 घंटे। और हमें साइकिल की दूरी बताना है। साइकिल की दूरी कैसे निकालेंगे, d इक्वल टू साइकिल की स्पीड या चाल है 9 और टाइम लगता है साइकिल से उसे 5 घंटे का, तो 9 की स्पीड से 5 घंटे तक वो 45 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेगा। 45 आ जाएगा आंसर। इसमें हमने दूरी दूरी को प्लस करके 61 के इक्वल लिखा। इसकी जगह पर हम दोनों बार के टाइम निकालकर 9 के बराबर में भी लिख सकते थे, तब भी आंसर 45 ही आता। नेक्स्ट है प्रेजेंट एजेस का रेशो दिया गया है पालनी और कार्थी का, तो पालनी और कार्थी ये हो जाएगा, प्रेजेंट का रेशो है 5 और 4। फिर 3 years हैंस 3 वर्ष बाद, मतलब +3 करना है हमें, 3 साल बाद रेशो हो जाएगा 11 और 9। तो हमें कार्थी की एज बतानी है। यहाँ पर हम डिफरेंस चेक करेंगे, इन दोनों में 6 का अंतर है और इन दोनों में 5 का अंतर है, तो डिफरेंस बराबर नहीं है, बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए हमें इन दोनों के अंतर का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा। 11 में से 9 माइनस करेंगे 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, और 5 और 4 के बीच के अंतर का मल्टीप्लाई नीचे करना पड़ेगा। 5 - 4 1, तो इस तरह से हमें नया रेशो मिल जाएगा। 5 × 2 10 और 4 × 2 8, 11 × 1 11, 9 × 1 9। इसमें से ये था प्रेजेंट का और ये था 3 साल बाद का। अब हम पुराने वाले रेशो को कैंसिल कर देंगे, नए रेशो से सॉल्व करेंगे। डिफरेंस इक्वल आ चुका है, 11 - 10 1, 9 - 8 1, मतलब डिफरेंस के बराबर में हम रखेंगे टाइम इंटरवल। टाइम कितना अंतर है 3 साल का, 1 = 3 मिल गया। कार्थी की प्रेजेंट एज बतानी है। कार्थी का प्रेजेंट का रेशो था कार्थी का 8, 1 = 3 है, 8 = हो जाएगा 8 × 3 24। आंसर हो जाएगा 24, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक कार जाती है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। ए से कार जाएगी बी की तरफ और कार की स्पीड 50% ज़्यादा है टू व्हीलर से, जो कि उससे 120 किलोमीटर अहेड है, मतलब कार से 120 किलोमीटर आगे है। जैसे मान लो यहाँ पर है कार और इससे 120 किलोमीटर इतनी दूरी हो गई 120 किलोमीटर की, यहाँ पर खड़ा होगा वो 2 पहिया वाहन और ये दोनों बी की तरफ जा रहे हैं, तो सेम टाइम पर बी पर पहुंचते हैं। तो हमें दूरी बतानी है ए और बी के बीच की। यहाँ पर है कार और यहाँ पर है टू व्हीलर, मतलब 2 पहिया वाहन यहाँ पर, ये इससे 120 किलोमीटर आगे है। हमें बताना है ए से लेके बी तक के बीच की दूरी, तो ए से लेके यहाँ तक की दूरी हमें मालूम है 120, तो बाकी बची हुई वो हम x मान लेते हैं। ये 2 पहिया वाहन से लेकर बी तक की दूरी हो गई x और इतनी तो 120 थी ही। और इसमें बोला गया है कि इस कार की स्पीड 50% ज़्यादा है इस 2 पहिया वाहन से, तो इसके लिए हमारे पास इस 2 पहिया वाहन की टू व्हीलर की स्पीड पता होनी चाहिए। तो इसे हम 100 मान लेते हैं कि इसकी स्पीड है 100 और इसमें 50% बढ़ाकर लिखना है, तो 100 का 50% बढ़ाएंगे 50 आएगा और जब इसमें ऐड करेंगे तो 150 आ जाएगा। 2 पहिया वाहन की स्पीड हो गई 100 और कार की हो गई 150, 50% ज़्यादा हो गई। और क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों को ये दोनों सेम टाइम पर पहुंचते हैं। यहाँ से कार स्टार्ट होगी बी तक जाएगी, ये 2 पहिया वाहन स्टार्ट होगा बी तक जाएगा, तो दोनों को सेम टाइम लगता है, तो इसमें हम दोनों का टाइम निकालकर बराबर लग देंगे। ये हो जाएगा कार का टाइम इक्वल टू टाइम हो जाएगा टू व्हीलर का, मतलब 2 पहिया वाहन का।
क्योंकि समय बराबर बोला गया है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसमें टाइम कैसे निकाल सकते हैं हम, डिस्टेंस के नीचे या दूरी के नीचे ले आए हम चाल को, तो इसमें हम टाइम निकालेंगे दूरी बटे चाल से। कार के लिए दूरी कितनी हो जाएगी, ए से लेकर बी तक जाना है, तो सबसे पहले वो 120 कवर करेगी और फिर एक्स को भी कवर करेगी, मतलब 120 प्लस एक्स। दूरी हो जाएगी कार के लिए 120 प्लस एक्स। और कार की चाल, कार की स्पीड हमने कितनी मानी है, 150, तो डिवाइड में 150 इक्वल टू बराबर होगा टू व्हीलर या दो पहिया वाहन का डिस्टेंस, इसको कितनी डिस्टेंस तय करनी है, एक्स, डिवाइड में इसकी चाल, स्पीड कितनी है, 100। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दें, 5 से 3 बार कैंसिल, 5 से 2 बार, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x का मल्टीप्लाई 3 में 3x हो जाएगा और इस 2 का मल्टीप्लाई 120 प्लस x में 2 का 120 में, ये हो जाएगा 240 प्लस 2 इंटू एक्स 2x, और इस 2x को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 3x में से 2x माइनस करेंगे x बचेगा, x की वैल्यू निकल कर आ गई 240। और हमें कुल दूरी बतानी थी ए से लेके बी तक की, तो 120 तो ये है और 240 ये हो गई, तो 120 में 240 को जोड़ दें, ये 0 6 और 3 360, ए से लेके बी तक की दूरी आ जाएगी 360, फर्स्ट ऑप्शन। और हमने यहाँ पर ये दो पहिया वाहन की स्पीड 100 मानी थी, तो कार की 150 हो गई थी। जरूरी नहीं यहाँ पर हम इसको 100 ही माने, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड या फिर एस मान लें। मान लिया कि दो पहिया वाहन की स्पीड है एस, ये दो पहिया की हो गई एस, और इसमें कार के लिए 50% बढ़ाना है, तो एस का 50% निकाल कर हम इसमें जोड़ दें और फिर यहाँ लिख दें, या फिर हम इसका डायरेक्ट 150% निकाल कर लिख देते हैं, उतना ही आएगा। 150% है तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, और किसका लेना है, एस का, तो इनटू में एस भी आ जाएगा। नहीं तो फिर एस का 50% निकालना और एस में ही जोड़ना, तो इतना ही आएगा। सेम वही चीज आई है जो 150 और 100 आया था। यहाँ पर अगर हम रेशो निकालें दोनों का, तो एस से तो एस कैंसिल ही हो जाएगा और 100 यहाँ चला जाएगा, तो 150 और 100 उतना ही आया था। हमने एस इसलिए नहीं माना था क्योंकि कैंसिल हो जाता। नेक्स्ट है, इसमें हमें औसत या एवरेज निकालना है। एक तरीका तो इन सबको प्लस कर दो, डिवाइड कर दो कुल संख्या से, 6 नंबर है 6 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर हम लास्ट की डिजिट इकाई के अंक से भी चेक कर सकते हैं। इन सभी को प्लस करके इकाई का अंक निकालते हैं। यहाँ पर सभी जगह पर लास्ट में 999 है, मतलब 9 को 6 बार प्लस करना पड़ेगा। 9 इंटू 6 54, मतलब लास्ट में 4 आएगा। इन सभी को प्लस करेंगे तो इकाई के अंक पर 4 आएगा, मतलब ये सम आ गया। और हम जानते हैं कि औसत में अगर हम कुल संख्या का मल्टीप्लाई करें तो सम के बराबर मिलता है, मतलब योग के। तो दिए गए औसत में हम कुल संख्या का मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि हमें कहाँ पर 4 मिल रहा है। 6 और 6 36 मिलेगा, यहाँ पर 6 मिल रहा है, ये नहीं है आंसर। 4 इंटू 6 24, 4 मिल रहा है, ये हो सकता है। 8 इंटू 6 48, 8 मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। 2 इंटू 6 12, तो 2 मिलेगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 54। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है। 56% ऑफ 75, जहां पर भी ऑफ का साइन होता है वहां पर हम इंटू लगा देते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। 56% है, परसेंट का साइन हटाया, डिवाइड में 100 और ऑफ की जगह पर इंटू, तो इंटू 75 प्लस 10% का साइन हटाएंगे, डिवाइड में 100 ऑफ की जगह पर इंटू 150। 0 से 0, इस 0 से ये 0, यहाँ 15 बचा, और 25 से कैंसिल करेंगे इसको 3 बार, 25 से इसको 4 बार, और 4 से इसको डिवाइड कर दो 1, और 4 4 जा 16, 14 इंटू 3 42, और यहाँ पर केवल 15 ही बचा है, तो 15 इसमें प्लस कर देंगे, 7 और 5, आंसर हो जाएगा 57, थर्ड ऑप्शन। पेपर के थर्ड सेक्शन का ये पहला क्वेश्चन है। स्क्वायर दिया गया है, ये एक वर्ग दिया गया है जिसकी साइड है 21, और वर्ग में सभी साइड्स बराबर होती हैं, तो ये भी 21 और ये भी 21। तो इसके अंदर जो वृत्त है, सर्किल है, इसका हमें सर्कमफ्रेंस या परिधि बतानी है। परिधि या सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, 2 पाई r से। इसके लिए हमें r पता होना चाहिए, मतलब त्रिज्या। ये वृत्त है, यहाँ पर इसका केंद्र होगा, और इसका व्यास या डायमीटर क्या होता है, इसके केंद्र से या सेंटर से जाने वाली लाइन। तो जितनी भी ये दूरी होगी, मतलब जितना इसका व्यास होगा, उतनी ही दूरी होगी इस वर्ग की साइड की। ये पूरी 21 है और इतनी ही दूरी तो ये है, मतलब ये भी 21 होगी, तो ये हो जाएगी 21, या इसका व्यास या डायमीटर आ गया 21। और व्यास में या डायमीटर में अगर हम 2 का डिवाइड कर दें तो त्रिज्या के बराबर आ जाता है।
21 में हम डिवाइड कर देंगे 2 का, इसको डिवाइड करेंगे तो 7, मतलब त्रिज्या या रेडियस कितनी आ गई 7। ये 7 नहीं होगी, ये 2 है तो 2 से तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो ये 21/2 ही रहेगी, 21/2 ही रहेगी त्रिज्या या रेडियस। अब हम इस r की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे, परिधि निकालेंगे। 2 इंटू पाई की जगह पर 22/7 और r की जगह पर त्रिज्या 21/2 थी, कैंसिल कर देंगे। 2 से 2 और 7 से 21 3 बार, 22 इंटू 3 66, परिधि आ जाएगी 66 सेंटीमीटर। पर यहाँ पर 132 दिया गया है, परिधि पूछिए 2 पाई r से ही निकालेंगे और इसकी त्रिज्या, ये वर्ग की भुजा हो गई, इसके सेम ही इसका डायमीटर या व्यास हो जाएगा, आधा करेंगे तो त्रिज्या मिल जाएगी। और फिर 2 पाई r में पाई इक्वल 22/7, 7 से 3, 2 से 2, 66 ही आएगा इसका आंसर। ये यहाँ पर गलत दिया गया है, 66 आएगा। नेक्स्ट है, एक क्यूब का डायगोनल इतना है, मतलब एक घन का विकर्ण दिया गया है 6√3। तो हमें क्यूब की एज बतानी है, मतलब कोर बतानी है। घन का विकर्ण या घन का डायगोनल कैसे निकालते हैं, a√3 से। और इसमें a क्या होता है, क्यूब की एज या घन की कोर, जो कि इस क्वेश्चन में पूछी गई है। यहाँ पर हम वैल्यूज रखेंगे, विकर्ण दिया गया है 6√3 इक्वल टू a√3, यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 6 इक्वल टू a की वैल्यू मिल जाएगी 6, तो घन की कोर आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये एक फिगर दिया गया है, ए बी पैरेलल है सी डी के, मतलब ए बी लाइन समांतर है सी डी के। इसमें एंगल ए ई एफ, ई मतलब बीच वाला देखना है, ए ई और एफ मतलब ये वाला एंगल दिया गया है 65। इसके बाद एंगल पी क्यू एफ, बीच वाला देखेंगे हम पी क्यू और एफ, तो क्यू ये दिया गया है 40। तो हमें बताना है एंगल ई पी क्यू, मतलब ये बीच वाला एंगल पी बताना है, ई पी। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर एक ही पॉइंट को, इसी एक पॉइंट को दो नाम दे दिए गए हैं, इसी जगह पर ई लिखा है और इसी जगह पर पी लिखा है। तो ये क्वेश्चन एक तरह से तो गलत ही है, पर फिर भी अगर हम सॉल्व करें तो ई पी क्यू बोला है, हम बीच वाला एंगल पी को लेकर देख रहे हैं आंसर आता है कि नहीं। पी है ये अंदर वाला एंगल, और ये दो समांतर रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा हो गई ट्रांसवर्सल। दो समांतर रेखाओं और एक तिर्यक रेखा के बीच कई तरह के एंगल बनते हैं, जिसमें से एक है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अंतः एकांतर कोण, जो कि इस फिगर में है, एक ये एंगल और एक ये एंगल। अंतः एकांतर कोण या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल 65 है, तो ये अंदर का एंगल भी 65 ही हो जाएगा, मतलब F। अब ये एक ट्रायंगल बन रहा है P, F और Q, इसमें हमें F मिल गया है 65 और ये Q है 40। तो ये जो एंगल है P, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 180 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल में, एक त्रिभुज में सभी एंगल्स को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आता है। तो इन दोनों को प्लस करके ये 60 और 40 105 हो जाएंगे, और 105 माइनस करेंगे तो 5 और 7 75 आ जाएगा ये अंदर वाला एंगल P। और ऑप्शन में देखें तो कहीं पर भी 75 नहीं मिल रहा। इसमें अगर इन्होंने ये बाहर वाला एंगल पूछा होता तो हो जाता 105, क्योंकि 180 में से माइनस कर देते, पर ये पूछा नहीं है, इनने तो P पूछा है, और व्यापम की साइड से इसका आंसर 105 है, जो कि नहीं आ सकता। ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि एक पॉइंट को दो नाम नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है, PQRS एक ट्रेपेजियम है, एक समलंब है, जिसमें SP पैरेलल है RQ के, SP समांतर है RQ के, और एंगल S इसमें 90 डिग्री दिया गया है। तो इसमें हमें ऐसे बनाना पड़ेगा कि एक एंगल मतलब एक साइड से 90 डिग्री बने। समलंब मतलब हमें एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें दो साइड्स को पैरेलल बताना है। SP और RQ को, मान लो ये SP हो गया और ये हो गए R और Q। SP समांतर हो गया RQ के, और एंगल S इसमें 90 डिग्री दिया गया है, मतलब ये है 90, और एंगल Q 130 दिया गया है, ये वाला एंगल 130। अब इस समलंब में एक एंगल दिया गया है, एंगल S 90 डिग्री दिया गया है, इसका मतलब इसके आसन्न वाला, मतलब जस्ट साइड वाला एक और एंगल 90 डिग्री होगा, या तो R 90 होगा या तो P 90 होगा, क्योंकि या तो इसमें इसको आधार माना होगा SP को, या फिर इस SR को आधार माना होगा।
और ये 90 है। इसका मतलब इसमें दो आसन्न कोणों का योग 180 के बराबर होगा। मतलब दो एडजेसेंट एंगल्स को प्लस करने पर 180 के बराबर आएगा। पर इसमें हमें सभी आसन्न कोण नहीं देखना है। जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उन्हीं का सम होता है 180। तो नॉन पैरेलल कौन सी हो गई? ये आर एस और क्यू पी। मतलब आर और एस को जोड़ेंगे तो 180 आएगा और क्यू और पी को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। या फिर इसको फिर से बना लेते हैं, ये आयत जैसा दिख रहा है। ये हो गया समलंब का एक बेसिक डायग्राम। ऐसा ही होता है ट्रेपेजियम, दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो नहीं होती हैं। इसमें बोला है एस पी समांतर है आर क्यू के, तो ये हो गई एस, ये पी, ये समांतर है आर क्यू के, ये आर हो गया, ये क्यू हो गया। तो इसमें समांतर वाली हो गई साइड्स ये एस पी और आर क्यू, और जो बिना समांतर हैं, जो समांतर नहीं है, वो है ये दोनों एस आर और पी क्यू। क्योंकि वो तो दिख ही रहा है ये दोनों समांतर नहीं है। क्योंकि समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान हो। यहाँ पर हम एस पी को कितना भी आगे तक बढ़ा दें और इसको कितना भी आगे तक बढ़ा दें, इनके बीच की दूरी सेम होगी। लेकिन अगर एस आर और पी क्यू में देखें तो इनकी यहाँ पर पास में है, यहाँ पर दूर है। मतलब ये दोनों समांतर नहीं है। इसमें एंगल एस दिया गया है 90 डिग्री, एंगल एस है ये 90 डिग्री है। तो इस साइड को हमें थोड़ा ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये 90 जैसा दिखे। अब ये एस हो गया 90, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में बनता है, दो सीधी रेखाओं के बीच में बनता है ये 90। ये हो गया 90 और एंगल क्यू है 130, ये 130। और एक ट्रेपेजियम में या एक समलंब में एक रूल होता है कि असमांतर रेखाओं पर बनने वाले आसन्न कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब नॉन पैरेलल साइड्स पर बनने वाले एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। और इसमें असमांतर भुजाएं कौन सी हो गई? ये एस आर और पी क्यू। और एस आर पर दो एंगल बन रहे हैं, ये एक एस बन रहा है और आर बन रहा है, और ये आसन्न भी है। मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, एंगल एस प्लस एंगल आर को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आएगा। सेम इसी तरह से पी को और क्यू को जोड़ेंगे तो भी 180 के बराबर आएगा। और यहाँ पर हमें एंगल एस मालूम है 90 डिग्री है, तो आर कितना हो जाएगा? 180 में से 90 माइनस कर दो तो आर भी आ जाएगा 90 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा। सेम इसी तरह से P प्लस क्यू इक्वल टू 180, इसमें Q हमें मालूम है 130, 130 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल P इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 130, 50। एंगल P हो जाएगा 50 डिग्री। और हमें एंगल P और R बताना था, P 50 और R 90, 50 और 90 फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, अगर इतने के बराबर में दिया गया है x+4 और इनटू में हैशटैग, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पर ये x+4 इनटू में है तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। मतलब x² प्लस 7x प्लस 12, इसके डिवाइड में हो जाएगा x+4, जो कि इक्वल होगा इस साइन के हैशटैग के। इसको सॉल्व करने का पहला तरीका तो हम डिवाइड कर दें इस तरह से। यहाँ पर x+4 आ जाएगा और डिवाइड करेंगे, जो भागफल आएगा क्वोशंट वो आंसर होगा। या फिर इसकी जगह पर हम x² प्लस 7x प्लस 12 इसके फैक्टर से गुणज कर लेते हैं। ये है x² प्लस 7x प्लस 12। तो इसमें जब भी कभी हम फैक्टर से गुणज निकालते हैं तो जो नंबर लास्ट में लिखा रहता है, मतलब 12, इसके गुणज या इसके फैक्टर्स हमें इस तरह से देखना है कि जोड़ने या घटाने पर हमें 7 मिले। तो 12 कैसे लिख सकते हैं? 12 को हम 3 × 4 लिख सकते हैं, और अगर 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 के बराबर आ रहा है। वैसे 12 को हम 6 × 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 6 और 2 से हमें कैसे भी 7 नहीं मिल सकता है, ना घटाने से ना जोड़ने से। इसीलिए हमने 3 और 4 को लिया। और यहाँ पर 3 लेंगे प्लस का, मतलब +3 में इंटू करना पड़ेगा +4 का, तो इक्वल टू में हमें 12 मिलेगा। और इसमें हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि 3 और 4 को जोड़ने पर या घटाने पर 7 मिलना चाहिए, वो भी प्लस का। लेकिन 3 और 4 के जो साइन है, मतलब प्लस प्लस या माइनस कुछ भी होता, उनका मल्टीप्लाई करने पर हमें ये वाला साइन मिलना चाहिए 12 का। +3 है, +4 है, प्लस और प्लस का इंटू करेंगे तो प्लस ही आएगा। तो हम यहाँ पर +3 ले सकते हैं और +4 ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस 7x की जगह पर हम लिख देंगे +3x प्लस 4x। इन दोनों को जोड़ेंगे 7 के बराबर ही आएगा, +12।
अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से और इन दोनों में से। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 2x थे तो एक x निकाल लिया, एक x बचा, प्लस इस 3x में से x हटा दिया तो 3 बचा, प्लस अब इन दोनों में से हम 4 लेंगे। 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। इस 12 में 4 इंटू 3 छुपा हुआ है तो 4 और 4 हम बाहर निकाल लेंगे। 4x में से 4 निकाल लिया, बचा यहाँ पर x, प्लस 12 में से हमने 4 निकाल लिया तो बचा 3। अब यहाँ से x प्लस 3 और x प्लस 3 फिर कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 और यहाँ से x प्लस 3 हट गया, बचा क्या x, यहाँ से x प्लस 3 हट गया, बचा क्या 4। तो ये x प्लस 3 और x प्लस 4 हम इस इक्वेशन इसकी जगह पर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 की जगह पर लिखेंगे x प्लस 3 इंटू में x प्लस 4 और डिवाइड में ये x प्लस 4 था ही। x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल, बचा x प्लस 3। आंसर हो जाएगा x प्लस 3 सेकेंड ऑप्शन। या फिर अगर ऐसे नहीं करना है तो ऐसे डिवाइड करके भी कर सकते हैं। यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और इसको डिवाइड कर देंगे तो जो भागफल आएगा वो हो जाएगा आंसर। या फिर हम डिवाइड भी कर ही लेते हैं, x प्लस 4 इसका डिवाइड करना है हमें 7x प्लस 12 में। अब यहाँ पर हमें देखना है कि x में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो एक्स स्क्वायर में हम डिवाइड करेंगे x का, तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, तो x हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, x का इंटू x में एक्स स्क्वायर और x का इंटू प्लस 4 में तो प्लस 4x हो जाएगा। माइनस करेंगे, ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन आएगा तो प्लस को हटा देगा, माइनस ही बचेगा। ये सेम सेम है, प्लस का माइनस का कैंसिल, ये प्लस का 7x माइनस का 4x, माइनस करेंगे तो 3x हो जाएगा, वो भी प्लस का। अब बाकी बचा हुआ 12 हमने लिख लिया। अब हमें ये 3x लेके आना है कि x में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें 3x मिल जाए। मतलब x में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का मल्टीप्लाई x में तो 3x और 3 का मल्टीप्लाई प्लस 4 में तो प्लस के 12। अब माइनस करेंगे तो ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये सेम सेम है, प्लस माइनस कैंसिल, ये सेम सेम है, प्लस माइनस कैंसिल, 0। तो भागफल या क्वोशंट निकल कर आया x प्लस 3, यही हो जाएगा आंसर, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसको हमें सॉल्व करना है। एक तरीका तो ये है इन सब का क्यूब करें, प्लस माइनस करके कर सकते हैं, पर वो लॉन्ग पड़ जाएगा। पर इसमें अगर हम देखें तो एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू में होता है a माइनस बी। यही फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, 3 3 के साथ में हो रहा है तो 3 वाले हम देख लेते हैं, मतलब ये है a और ये है b। a माइनस बी लगेगा, 1.1 में से 0.1 माइनस करेंगे 1 आएगा, और यहाँ पर a क्यूब है मतलब b क्यूब नहीं है, तो जो b है ये इसका क्यूब होकर इसमें जुड़ जाएगा, मतलब 1.001 समथिंग आ जाएगा, तो 1 के आसपास इसमें फोर्थ ऑप्शन। इस फॉर्मूले को हम पूरा इंटू करते हैं, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस इस 3ab का मल्टीप्लाई इस a में कर रहे हैं हम, तो 3a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा और ये b। फिर इस 3ab का ये माइनस का है और ये माइनस b में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 3a और b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। और इससे कंपेयर करके हमें इनमें से देखना है, यहाँ पर हमें ये मालूम नहीं है कि ये a है या b है, क्योंकि a क्यूब आएगा पावर 3 है, मतलब या तो ये a होगा या b होगा। और अगर हम 3 के मल्टीप्लिकेशन में देखें तो माइनस का 3 है और ये प्लस का 3 है, ये है माइनस का 3, ये है प्लस का 3, तो यहाँ से हम a और b पता लगा सकते हैं। माइनस के ये है माइनस के 3a स्क्वायर b, तो माइनस 3 ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा b। फिर प्लस 3ab स्क्वायर, तो प्लस 3a ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो इससे हमें मालूम चल गया कि a इक्वल टू क्या है 1.1 और b इक्वल टू है 0.1। यही सारी वैल्यूज हम इसमें रख देते हैं, a 1.1 तो 1.1 माइनस फिर b की जगह पर 0.1 और होल क्यूब, यही बन गया a माइनस b इक्वल टू, अब a क्यूब a की जगह पर 1.1 का होल क्यूब माइनस b की जगह पर 0.1 का होल क्यूब। इसके बाद माइनस 3 a है 1.1 तो 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा
और ये इनटू में है, इनटू बी है 0.1 प्लस 3 इंटू ए है 1.1 इंटू बी का स्क्वायर, बी है 0.1 तो 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यही पूरी वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई है, ये 1.1, ये है 1.1, माइनस का 3, 1.1 का स्क्वायर माइनस का 3, ये इतना पार्ट, और प्लस में ये इतना पूरा सेम। तो यहाँ पर लिखा, यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन में 1.1 का होल क्यूब और इतना पूरा पार्ट लिखा हुआ है और ये नहीं है, मतलब इसको हमें हटाना पड़ेगा। इसको हम इक्वल टू के उस साइड लेके जाते हैं और इसको सॉल्व कर लें। 1.1 में से 0.1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 1 का क्यूब 1 ही होता है तो 1, और ये 0.1 का होल क्यूब माइनस का था तो इस साइड प्लस का हो जाएगा, प्लस का 0.1 का होल क्यूब और इक्वल टू में हमें ये पूरा मिल जाएगा 1.1 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 1.1 का स्क्वायर इंटू में 0.1 प्लस 3 इंटू 1.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर, और इस पूरे की वैल्यू ही क्वेश्चन में पूछी गई है। तो इक्वल टू में ये कितना आएगा वो हम निकाल देते हैं। 0.1 का होल क्यूब करना है मतलब 0.001 आ जाएगा, क्योंकि 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन ये 3 है तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, 1 2 3, और साथ में ये प्लस है और इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1.001। तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 1.001 और दिए गए ऑप्शंस में से पास वाला आंसर हमें यही मिल रहा है 1 ऑप्शन 4। और जिसको ऐसे नहीं करना है वो पूरा प्लस माइनस इंटू करके कर सकता है, इतना ही आएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर इतने की वैल्यू दी गई है, इतनी मतलब 9 इंटू इसके इक्वल में लिखा है और इसका रूट दिया गया है 193, तो इसकी वैल्यू बतानी है। ये 335241 है जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है, मतलब इसका भी रूट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रूट लगाना है। तो इसमें जब हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 335241 और इसका स्क्वायर रूट। इस साइड किया है तो दूसरे साइड भी वर्गमूल करना पड़ेगा, 9 इंटू 37249। इसकी वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन में तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वल टू जब इसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 का तो 3 बाहर निकल आएगा और 37241 के रूट की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 193, तो इससे 193 बाहर निकल के आएगा इंटू में 193, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 9 27, 3 1 जा 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, 579 आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स या 2 क्रमागत छूट के बाद कोई शर्ट जिसकी मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस कितनी थी 150, अंकित मूल्य था 150, यही 105 में अवेलेबल हो जाती है, मतलब 105 में बेची जाती है। तो सेकंड डिस्काउंट इतना है तो पहला डिस्काउंट क्या होगा। इसको बेसिक से भी कर सकते हैं x मानकर, या फिर जो दूसरा डिस्काउंट दिया गया है इसकी फ्रैक्शन या भिन्न वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 12.5% मतलब इसके डिवाइड में 100 आएगा और एक जीरो और आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो 1/8 आएगा। 125 डिवाइड में 1000 कैंसिल करके 1/8 के बराबर आएगा, मतलब 8 की कीमत थी और 1 की छूट दे दी तो बेची कितने में गई होगी 7 में, क्योंकि ये छूट का फ्रैक्शन या छूट का भिन्न ही निकाला था हमने। 1 की छूट देने के बाद 7 में मिलेगी और वो शर्ट जितने में उपलब्ध हो रही है वो दिया गया है 105 में। इसको कैंसिल करेंगे 7 से ये 15 बार कैंसिल हो जाएगा, 1 = 15, और यहाँ से हम 8 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब दूसरे डिस्काउंट के पहले वाली कीमत, तो 8 बराबर हो जाएगा 8 × 15 120, मतलब शर्ट की कीमत 120 थी लेकिन दूसरे डिस्काउंट के पहले, और जो शर्ट पर अंकित मूल्य था मतलब लिस्ट प्राइस थी वो 150 थी और इसी को 120 में बेचा जाता है। 150 की कीमत की 120 में बेची गई, मतलब 30 की कमी कर दी, 30 की छूट दे दी। ये आ गई पहली छूट या पहला डिस्काउंट, लेकिन हमें परसेंट में बताना है तो परसेंट निकाल देंगे 30, 150 से देखेंगे ओरिजिनल प्राइस से, डिवाइड में 150 और परसेंट निकालना है तो इंटू 100, 0 से 0, 3 से 5 बार और 5 से 100 जाएगा 20 बार, तो पहला डिस्काउंट या पहली छूट आ जाएगी 20%, फर्स्ट ऑप्शन। या फिर अगर इसको x मानकर करना चाहें तो x से भी कर सकते हैं। शर्ट पर अंकित मूल्य या लिस्ट प्राइस है 150,
पहला डिस्काउंट, पहली छूट हमें मालूम नहीं है, मान लेते हैं कि पहला डिस्काउंट था X% का और दूसरा दिया गया है 12.5% का। ये दोनों छूट दी जाती हैं 150 पर और छूट देने के बाद कीमत कितनी हो जाती है, उपलब्ध कितने में होता है, 105 में। तो 150 की सबसे पहले हम पहली वाली छूट लगाएंगे, 150 का X% निकालेंगे, फिर 150 में से माइनस करेंगे, या फिर डायरेक्ट हम परसेंट में ही माइनस कर देते हैं। X% की छूट देने के बाद कमी कितने की आएगी, 100 माइनस X की, इतने परसेंट कीमत हो जाएगी बाद में, और इसका परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में 100 और 150, इतनी कीमत हो जाएगी पहला डिस्काउंट लगाने के बाद। 150 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइड में 100। अब इसके बाद हमें दूसरी वाली छूट भी लगाना है इसी कीमत पर। 12.5% की छूट मतलब कितनी कीमत हो जाएगी, 100 में से डायरेक्ट माइनस कर दो, 100 में से 12.5 माइनस करेंगे 87 आ जाएगा, और एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट डिवाइड में 100 क्योंकि परसेंट था, और इस पूरी कीमत का निकाल रहे हैं हम तो इंटू इसी में कर देंगे। तो दोनों छूट लगाने के बाद शर्ट की कीमत हो जाएगी इतनी, मतलब इतने में उपलब्ध होगी, और जितने में उपलब्ध होगी अवेलेबल होगी वो यहाँ पर दिया गया है 105, इसलिए हमने इसके इक्वल में लिख दिया। और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो जो भी x की वैल्यू आएगी उसे 100 में से माइनस कर देंगे, तो पहला वाला डिस्काउंट हमें मिल जाएगा 20%। फर्स्ट। नेक्स्ट है, कोई नंबर है जिसका 25% दिया गया है 20। किसी नंबर का 25% इक्वल है 20 के, तो इसका हमें 40% बताना है। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालें सबसे पहले, 20 इसको डिवाइड में ले आएंगे तो डिवाइड में 25 हो जाएगा। अब 40% बताना है उसी का, तो यहाँ पर दोनों साइड 40 और 40 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 40% इक्वल टू 20/25 इंटू 40। कैंसिल करेंगे, 5 से 4 बार, 5 से 5 बार और 5 से 8 बार, ये 40, 4 इंटू 8 32। ये हो जाएगा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए के पास 90 रुपीज़ है और बी के पास 42। ए हो गया, ए के पास 90 है और बी के पास है 42 रुपये। इसके बाद बी सर्टेन अमाउंट मतलब कुछ अमाउंट जीत जाता है ए से, और जीतने के बाद ए के पास 5/6 बचता है बी का, मतलब ए के पास बचते हैं 5/6 जितने बी के थे, बी के पास के 5/6 बच जाते हैं ए के पास। तो बी ने कितने रुपए जीते थे, कितनी धनराशि जीती थी बी ने। पहले ए और बी के पास इतने इतने रुपए थे, जीतने के बाद ए के पास इतने रुपए बचते हैं, तो कितने रुपए जीते वो हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ से हम रेशो निकाल लें ए और बी का, इस बी को डिवाइड में ले आए तो ये हो जाएगा 5/6। तो ए और बी का रेशो हो जाएगा 5:6, लेकिन ये बाद में है जीतने के बाद। और पहले इन दोनों के पास कितने रुपए थे, 90 + 42 2 और 3 132 रुपए थे दोनों के पास पहले, बाद में बी जीत गया, मतलब ए से कुछ हिस्सा बी के पास आ गया, लेकिन इन दोनों के पास जितने रुपए हैं वो तो 132 ही होंगे। इसमें सिर्फ ए के पास से कुछ कमी हुई है और बी के पास कुछ अमाउंट चला गया है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने का अमाउंट तो 132 ही रहेगा। तो यहाँ से हम इन दोनों को प्लस करके 132 के बराबर लिख सकते हैं। 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 इक्वल टू 132, और 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1 2 बचेंगे, 22 2 बार चला जाएगा तो 1 इक्वल टू 12। यहाँ से हम इन दोनों का अमाउंट निकाल सकते हैं बाद का, तो 1 इक्वल टू 12 है, 6 इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 6 72, और 5 इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 5 60। तो ए के हारने के बाद ए के पास बचे 60 रुपए, और बी के जीतने के बाद इसके पास हो गए 72। और हमें बताना है कि बी ने कितनी धनराशि जीती, पहले 42 थे बाद में 72 हो गए, तो कितने रुपए जीते, 72 में से 42 माइनस कर दो 30 रुपए, तो बी ने 30 रुपए जीते होंगे, आंसर सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, अगर 1728 का क्यूब रूट या घनमूल है 12, तो इतने का क्यूब रूट या घनमूल क्या होगा। जब भी कभी पॉइंट में कोई नंबर दिया गया रहता है और उसका घनमूल निकालना है, तो जो नंबर है सबसे पहले तो 1728, इसका हम देख लेते हैं। 1728 का होता है 12, तो सबसे पहले तो 12 आ जाएगा। अब हमें देखना है पॉइंट, तो इसमें जितने भी नंबर के बाद पॉइंट होता है 1 2 3 4 5 6,
6 नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो 6 में हम डिवाइड कर देंगे 3 का, क्योंकि क्यूब रूट या घनमूल निकाल रहे हैं। अगर वर्गमूल होता तो हम 2 से डिवाइड करते। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब जो आंसर हमने निकाला है उसमें हमें 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 2 1 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा और इसके आगे एक 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.12, फोर्थ ऑप्शन। या फिर अगर ऐसे नहीं देखना है तो इसके ऊपर घनमूल लगाएंगे और जितने भी नंबर के बाद पॉइंट होता है उतने 0 डिवाइड में आ जाते हैं। तो ऊपर होगा 1728 और डिवाइड में आ जाएगा। 6 नंबर के बाद है तो नीचे 6 0 आ जाएंगे और इसका घनमूल करना है, क्यूब रूट करना है। तो ऊपर का 1728 का तो दिया गया है 12 और यहाँ पर अंदर 6 0 हैं। जब घनमूल से बाहर निकलेंगी तो 3 0 बचेंगी। इतना आ गया। अब जितनी 0 डिवाइड में होती हैं उतने नंबर के बाद हम पॉइंट ऊपर लगा देते हैं। 3 0 हैं तो 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे। 2 1 12। अच्छा, यहाँ पर घनमूल निकाल रहे हैं तो 2 0 आएंगी, एक हट जाएगी, यह आ जाएगा 100। घनमूल निकालना था हमें तो 3 के पेयर से एक 0 बाहर आएगा और 3 के पेयर से एक और 0, इसलिए यहाँ पर 100 बचेगा। और डिवाइड में 2 0 हैं तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.12, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है, कोई अमाउंट या कोई धनराशि इतने से इतनी हो जाती है 10% की कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से, तो कितने टाइम में होगी। पहले 20,000 थी और बाद में 24,200 हो गई। एक तरीका तो हम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं। टाइम हमें बताना है कि ये इतने से कितने टाइम में इतनी हो गई होगी। सबसे पहले तो हम इसको छोटा कर लेते हैं, कैंसिल करके 2 0 से 2 0 और 2 से डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 100 और 2 से 1 2 और 1। अब इसके बाद ये कैंसिल नहीं हो रही है, मतलब 100 की थी 121 हो गई बाद में। तो अगर ये दोनों नंबर किसी के वर्ग या किसी के स्क्वायर बन रहे हैं तो टाइम हो जाएगा 2 इयर्स, और अगर ये घन बन रहे हैं या क्यूब बन रहे हैं तो टाइम हो जाएगा 3 इयर्स। ये 100 होता है 10 का स्क्वायर और 121 होता है 11 का स्क्वायर, तो टाइम यहाँ पर हो जाएगा 2 इयर्स, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, यहाँ पर ये एक फिगर दिया गया है पाई चार्ट, और ये व्यय का है, एक्सपेंडिचर का है। किसका एक्सपेंडिचर? एक मेट्रो सिटी में एक फ्लैट के कंस्ट्रक्शन का, एक फ्लैट को बनाने में जितना भी खर्च हो रहा है वो ये दिया गया है। स्टील में 15%, ब्रिक्स में या ईंट में 25%, लेबर या श्रम में 40% और सीमेंट में 20%। तो हमें बताना है कि यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस या जितने भी व्यय दिए गए हैं तो इनमें से किन का अंतर 36 डिग्री एंगल के बराबर है। अब यहाँ पर ये व्यय या एक्सपेंडिचर दिया है, ये परसेंट में दिया है और हमें बताना है 36 डिग्री कितने का है। तो इस 36 डिग्री को हम परसेंट में चेंज कर लें। 36 डिग्री दिया है, मतलब इस डिग्री को हमें हटाना है, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा 360 से, क्योंकि पूरा एंगल 360 का होता है। अब ये डिग्री हट गई, लेकिन हमें परसेंट में लेके आना है, तो परसेंट लाने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। कैंसिल करेंगे 10 से हो जाएगी, 0 से 0, तो 10% आ जाएगा। तो अब हमें बताना है कि दिए गए एक्सपेंडिचर या दिए गए व्यय में से किन दो के बीच का अंतर 10% है। ये है 20%, ये है 15, ये है 25 और ये है 40। यहाँ पर देखना है कि किन के बीच का अंतर 10 है। 25 और 40 इनमें 10 का अंतर नहीं है। 40 और 20 20 का है, 10 चाहिए हमें। 20 और 15 में भी नहीं है, लेकिन 15 और 25 के बीच में 10 का अंतर है। 15% मतलब स्टील और 25% मतलब ईंट, इन दोनों के बीच होगा 10 का अंतर, तो आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट है, एक स्क्वायर है, एक वर्ग है जिसकी साइड है 2 सेंटीमीटर। इसकी भुजा दी गई 2 सेंटीमीटर, सभी साइड्स बराबर होती हैं, तो ये भी 2 और ये भी 2, और इसकी 2 साइड्स पर मतलब 2 भुजाओं पर वृत्त बनाया जाता है, अर्धवृत्त। तो कोई सी भी साइड हम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बोला नहीं गया है कि आसन्न भुजाएं हैं या फिर आमने सामने वाली। हम 2 एडजेसेंट या आसन्न भुजाओं पर वृत्त बना लेते हैं, अर्धवृत्त। तो हमें क्षेत्रफल बताना है इस पूरे फिगर का, इस पूरे का क्षेत्रफल बताना है। वैसे तो हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 2 से, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उस हिसाब से हमें बताना है चारों में से।
इन सभी का क्षेत्रफल बताना है, इन सभी के क्षेत्रफल को जोड़ दो। सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। स्क्वायर का एरिया या वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, जो साइड या भुजा दी गई होती है उसका वर्ग कर देते हैं। साइड यहाँ पर 2 दी गई है तो 2 का वर्ग कर देंगे, 4 आ जाएगा। फिर इसमें हम प्लस करेंगे इन दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का। ये इसकी पूरी साइड है, यहाँ पर इसका कहीं केंद्र होगा, यहाँ पर इसका केंद्र होगा। क्योंकि एक अर्धवृत्त कैसे बनता है, एक वृत्त को आधा काटकर, सर्किल को, यहाँ पर इसका सेंटर या ये इसका केंद्र हो गया, वही केंद्र यहाँ पर है इस तरह से। तो यहाँ पर हम इस आधे वृत्त को इसके नीचे ले आए तो एक पूरा वृत्त बन जाएगा, पूरा सर्किल बन जाएगा। फिर उसका क्षेत्रफल हम इसमें जोड़ देंगे, या फिर हम इनको अलग अलग भी जोड़ सकते हैं। ये इसका व्यास हो गया। व्यास या डायमीटर क्या होता है, जो इसके केंद्र से जाने वाली लाइन हो ये, और ये पूरी लंबाई 2 दी गई है और 2 का आधा करेंगे, 2 का आधा मतलब 1, ये हो जाएगी त्रिज्या। व्यास का आधा त्रिज्या होती है, ये भी 1 और ये भी 1। दोनों केस में r = 1 मिल गया। वृत्त का क्षेत्रफल या सर्किल का एरिया निकालते हैं पाई r स्क्वायर से, लेकिन अर्धवृत्त करना है मतलब इसको आधा करना है तो इसमें डिवाइड कर देंगे 2 से। तो एक आधे पार्ट का हम निकालेंगे पाई r स्क्वायर बाय 2 से इसका, और फिर इसका फिर निकालेंगे सेम पाई r स्क्वायर बाय 2 से। ये हो जाएगा 4 प्लस पाई की जगह पर पाई, क्योंकि ऑप्शंस में पाई को सॉल्व नहीं किया इसलिए हम पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रख रहे हैं। r की जगह पर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 मतलब पाई ही रहेगा, डिवाइड में 2 प्लस यहां से भी पाई बाय 2 मिल जाएगा। ये हो जाएगा 4 प्लस पाई बाय 2 मतलब पाई। या फिर इसको ऐसे देख सकते हैं, इस पूरे में से हम पाई को बाहर निकाल लें तो अंदर बचेगा 1/2 प्लस 1/2, और 1/2 को ऐड करेंगे तो 1 के बराबर आएगा, मतलब पाई इंटू 1 मतलब कि पाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 प्लस पाई, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है। जब भी कभी ब्रैकेट दिए गए रहते हैं तो हम छोटे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। सबसे छोटा वाला ये हो गया, इसके बड़ा ये होता है और इससे बड़ा फिर ये। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इतने को। ये है 1 माइनस n की पावर है -1। जब भी कोई फ्रैक्शन या जब भी कोई भिन्न दिया गया रहता है और उसकी पावर अगर निगेटिव में है और उसकी पावर अगर हमें पॉजिटिव करनी है तो हम अंदर की चीज़ों को पलट देते हैं। ये हो जाएगा b/a। अब इसकी पावर 1 हो जाएगी, मतलब अंदर की चीज़ पलटने पर पावर का साइन बदल जाता है। ये 1 माइनस n है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, और इस पूरे की पावर -1 है तो हम इसको पलट देंगे। 1 माइनस n को 1/1 माइनस n लिख दें। अब इतने की जगह पर ये पूरा आ गया 1/1 माइनस n, और इसके आगे 1 माइनस भी लगा हुआ है। छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब हम इससे बड़ा वाला मतलब ये स्क्वायर वाला ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस है, 1 माइनस फिर इतने की जगह पर हमने क्या निकाला था 1/1 माइनस n, और ये सभी नंबर हैं इस ब्रैकेट के अंदर और इसकी पावर भी लगी हुई है -1। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस n, और इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। तो 1 माइनस n का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सेम वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस n। फिर ये माइनस का साइन, 1 माइनस n का डिवाइड करेंगे 1 माइनस n में तो 1 आएगा, और 1 का इंटू 1 में तो 1। ये प्लस का ये माइनस का 1 से 1 कैंसिल, यह जाएगा -n डिवाइड में 1 माइनस n, और ये ब्रैकेट के अंदर है, ऊपर पावर -1। ये पावर चल रही थी। अब यहाँ पर पावर नेगेटिव में है तो अंदर की चीज़ों को हम पलट देते हैं। -n/1 माइनस n है तो इसको 1 माइनस n डिवाइड में -n लिख देते हैं। अब इस पूरे की पावर 1 हो जाएगी, और 1 पावर लिखो या ना लिखो सेम रहता है। अब इतना मिल गया हमें इस पूरे की जगह पर, इतने की जगह पर मिला है। ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आगे ये 1 माइनस भी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस, और इस पूरे की जगह पर हमने सॉल्व करके निकाला इतना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस n डिवाइड में माइनस के n, और इसके ऊपर फिर ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी हुई है -1, ये सबसे बाहर वाली। अब इसको सॉल्व करेंगे, या तो माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे प्लस का हो जाएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा माइनस का n, और इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो -n ही आएगा, और -n का इंटू करेंगे 1 में तो -n मिल जाएगा। फिर
ये माइनस का साइन था, ये हो गया माइनस। इसके बाद इस माइनस एन का डिवाइड करेंगे हम इस माइनस एन में, तो 1 आ जाएगा, दोनों कैंसिल होकर 1, और 1 का इंटू करेंगे 1 माइनस एन में, तो यही मिल जाएगा 1 माइनस एन। लेकिन इसके आगे ब्रैकेट लग जाएगा क्योंकि माइनस का साइन पहले है। इसको हम और सॉल्व कर देंगे, माइनस एन, ये हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का एन डिवाइड में माइनस एन, ये माइनस का एन प्लस का एन कैंसिल हो जाएगा, -1 डिवाइड में माइनस का एन, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 1/n। और इस पूरे के पावर चल रही है -1, ये यहाँ पर पावर -1 चल रही थी। इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए अंदर की चीज़ों को हम पलट देंगे, 1/n है तो ये हो जाएगा n/1, और n/1 मतलब n, तो ये हो जाएगा आंसर n, सेकंड ऑप्शन। ये था लास्ट क्वेश्चन 4 सितंबर के शिफ्ट 2 का। थैंक यू।